नमस्ते। आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में भी लोगों को प्रेरित करें कि मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अब बात सबसे पहले मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। तो आज 12 बजे इस पर सुनवाई होनी है। दरअसल परमबीर सिंह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बकायदा याचिका अपने तबादले को लेकर भी उन्होंने उसमें बात कही और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कुछ तथ्य उनके पास है, कुछ सबूत उसके पास है, लेकिन इससे पहले कि वो नष्ट हो जाएं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है, उसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, पूरा मामला जो है वो लगातार एक के बाद एक परतों की परत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिरकार उनका तबादला क्यों किया गया, उसको भी उन्होंने चुनौती दी है और साथ ही साथ चिट्ठी बम जो परमबीर सिंह ने फोड़ा है उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ है, मुंबई में राजभवन के बाहर से अभिषेक पांडे हमारे साथ है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी मौजूद है। जल्दी से पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। और अनुराग, 12 बजे सुनवाई शुरू होगी इस पर। देखिए, बिल्कुल 11 बजे बेंच बैठेगी और 17 नंबर है जो लिस्ट किया गया है परमबीर सिंह की याचिका को, तो करीब 12 बजे के आसपास इस पर सुनवाई हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर ये याचिका सस्टेन कर जाती है, यानी इस पर अगर नोटिस इशू हो जाते हैं, कोर्ट को लगता है कि ये मामला सुनने लायक है, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं गृह मंत्री देशमुख की, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की। क्योंकि अगर सीबीआई इस मामले को दर्ज करती है और सीबीआई को यह मामला सौंपने का कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का कोई निर्देश होता है, जो कि फिलहाल पूरी सुनवाई होने के बाद, जिसमें कि सरकार का पक्ष भी मुझे लगता है कि सुना जाएगा और तमाम नोटिस होंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो परमबीर सिंह कम से कम इस मामले में कामयाब होंगे कि गृह मंत्री को अपना पद छोड़ना होगा। सीबीआई में अगर उनके नाम से कोई शिकायत दर्ज हो जाती है, इस तरीके की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि मामला जो राज्य सरकार के अंदर जिस तरीके से घूसखोरी या रिश्वतखोरी की बात जो परमबीर सिंह कह रहे हैं, उसकी जांच अगर शुरू होती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए खासी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, रहिए जरा सा। देखिए, महाराष्ट्र में परमबीर सिंह की चिट्ठी और ट्रांसफर की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिल रहे हैं और इस प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और आशीष शेलार भी शामिल हैं। और अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपके पास जल्दी से बताइएगा क्या अपडेट है। देखिए अर्पिता, मैं इस समय राजभवन के बाहर खड़ा हूं। ये देखिए तस्वीरें, सीधे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से जुड़े लोग यहां पर राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, राधा कृष्ण विखे पाटिल, मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, जय कुमार रावल, तमाम सारे नेता यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार करप्शन का मामला उछला हुआ है, कहीं न कहीं वो सारे डॉक्यूमेंट जो कल गृह सचिव को देवेंद्र फडणवीस ने सौंपे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक प्रति और उससे जुड़ी तमाम सारी डिटेल आज राज्यपाल को सौंपेंगे बीजेपी के नेता और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मंगा करके और केंद्र को भेजी जाए, साथ ही राष्ट्रपति को भेजी जाए और कहा जाए कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, करप्शन हर जगह फैल रहा है और ऐसे में राज्य में स्थिति अब इस तरीके से है कि लोगों का विश्वास सरकार खो चुकी है। इस तरीके की तमाम सारी बातों पर आज डिस्कशन करने के लिए बीजेपी के तमाम सारे नेता पहुंचे हुए हैं और
खासकर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से राज्य सरकार को डैमेज किया जाए और उसके लिए यहाँ पर तमाम सारे नेता पहुंच चुके हैं, अंदर मीटिंग चल रही है। ठीक है अभिषेक, रहिए जरा साथ। चिट्ठी बम पर जारी सियासी संग्राम के बीच आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार की समन्वय समिति की बैठक भी हो सकती है। इससे पहले कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वसूली के आरोप लगने के बाद विवादों में घिरे अनिल देशमुख पहली बार उद्धव से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे। विवेक, इस मुलाकात के बाद क्या बातें सामने आई? किस तरीके के एक्शन के लिए अभी सरकार तैयार है? क्या विभाग बदला जा सकता है? कुछ ऐसी जानकारियां भी थी। क्या अभी अनिल देशमुख अपने ही पद पर रहेंगे और कोई नई स्ट्रेटेजी सरकार ने बनाई हो? अर्पिता, देखिए जो ये मीटिंग हुई है उसमें अब सबकी निगाहें, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का डेवलपमेंट रहेगा वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर परमवीर सिंह की रिट पिटीशन एक्सेप्ट होती है तो महाराष्ट्र सरकार के लिए मुश्किलें और अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, दो चीजें पॉसिबल है लीगली, अगर लीगल वाइज देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में। या तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि परमवीर की जो रिट पिटीशन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती है, उससे बॉम्बे हाई कोर्ट पहले जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट आए, पहला। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रिट पिटीशन में कहा गया है कि काफी संगीन आरोप महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगे हैं, तो हो सकता है कि जो मामले की सीरियसनेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इनकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट कर ले। अगर रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो कहने के ये इंडिकेशन साफ है कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस तरह हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने बताया कि बीजेपी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से पकड़ी हुई है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ तमाम लीडर आज गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 3:30 बजे आज महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग भी है। इस मीटिंग में अब तय होगा कि आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी सबकी नजरें अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रोक रही हूं मैं आपको। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां देश में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी उछाल देखने को मिली। 7 नवंबर के बाद ये कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है और ये कोरोना की दूसरी लहर जिसकी शुरुआत एक तरीके से कहें हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां देश में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और रवि, ये बहुत बड़ा उछाल है जो देखने को मिला है 7 नवंबर के बाद। ये न सिर्फ नए मामले सबसे ज्यादा आए हैं 7 नवंबर के बाद। 7 नवंबर यानी कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है कि इतने ज्यादा मामले 24 घंटे में नहीं देखने को मिले। इसके अलावा जो 24 घंटे में मौत का मामला है वो भी काफी ज्यादा है। 275 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 घंटे में। ये भी क्योंकि जब से सरकार मान रही है कि सेकंड लहर है देश के कई राज्यों में, और सेकंड लहर में इतनी ज्यादा डेथ एक साथ में 24 घंटे में नहीं हुई थी, तो ये भी काफी ज्यादा चिंताजनक का विषय है। और दूसरी बात यह है कि जो एक्टिव केसेस में उछाल हुआ है 20,080 मामलों का उछाल हुआ है, तो काफी तेजी से संख्या बढ़ रही है। 97,000 पिछली बार देखा था हमने कि जब सितंबर अक्टूबर में केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद डाउन पड़े थे मामले, लेकिन अब उसी दिशा में बढ़ रहा है देश। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो बढ़ रहे हैं मामले। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन भी हो चुका है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नए मामले आना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और देश उस दिशा में बढ़ रहा है कि आखिर में किस तरीके से जो पिछली स्थिति हुई थी, पिछली बार की स्थिति हुई थी, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से भी बार बार आगाह किया जा रहा है राज्यों को, तो वो स्थिति ना हो। यही वजह है कि वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने की ये कहा जा रहा है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए किया जा रहा है जो गाइडलाइन है। ठीक है रवि, नजर बनाए रखिए आप। और एक बार फिर से लौट पड़ते हैं महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है। दरअसल परमवीर की चिट्ठी पर महाराष्ट्र सरकार में जारी बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 घड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और दूसरे नेताओं ने एक बैठक की। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कांग्रेस के कुछ नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनिल देशमुख के इस्तीफे के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नेता सरकार के रुख का समर्थन करते हुए अनिल देशमुख का इस्तीफा न लिए जाने के पक्ष में हैं। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में अनिल देशमुख पर बनी राय की रिपोर्ट दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को भेजी जाएगी।
हम सब कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हम साथ में इकट्ठे बैठे और जो सद्य स्थिति है हमारी उस पर हमने चर्चा की है। उनके मन में क्या है वो भी हमने समझने का कोशिश की है। इतना ही काम हम मीटिंग में किया है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। और अभिषेक, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? अब कांग्रेस क्या रुख अपनाने वाली है? देखिए, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ऐसे में कांग्रेस की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। खासकर जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और महाराष्ट्र की राजनीति का पूरे देश में असर होना शुरू हुआ, कहीं न कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि सामने कई चुनाव है और इसमें क्या असर होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस जो कल की बैठक हुई, देर शाम तक बैठक चली, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने ये कहा कि करप्शन के मुद्दे पर सरकार के साथ अगर कांग्रेस खड़ी रहती है तो उसका असर दूसरी जगहों पर दिखेगा और कांग्रेस की छवि खराब होगी। जबकि कुछ नेता ये मानते हैं कि चूंकि ये मामला पूरा कॉन्स्पिरेसी जैसा है और बीजेपी इसको एक अधिकारी के जरिए हैंडल करवा रही है, तो कहीं न कहीं अगर इस तरीके से इस्तीफे होने लगेंगे तो आने वाले समय में सरकार के हर मंत्री के खिलाफ इस तरीके के मामले आएंगे और इस्तीफे देने पड़ेंगे। क्योंकि पिछली सरकार में, देवेंद्र फडणवीस सरकार में 4 से 5 मंत्रियों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे नहीं लिए थे। इस तरीके की 2 अलग अलग राय वो सारी नोट करके और इसका एक बंद लिफाफा दिल्ली में हाईकमान को भेजा जा रहा है, जहां पर हाईकमान निर्णय लेगा कि आगे की कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है अभिषेक, रहिए जरा साथ। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए सभी मामलों की गहराई से जांच की बात कही है। सचिन वाजे गैंग ने जो 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूल किए, वो पैसे कहां गए, इसकी जांच एनआईए, ईडी, आरबीआई, आरओसी, इनकम टैक्स ने करनी चाहिए। इस प्रकार का पत्र मैंने इन सब डिपार्टमेंट को लिखा है, बातचीत भी की है। फ्लो ऑफ फंड, कैश मनी ट्रेल, लाभार्थी, बिटकॉइन का उपयोग, बेनामी ट्रांजैक्शन, ऑफशोर ट्रांजैक्शन, इस सब की जांच करनी आवश्यक है। महाराष्ट्र की सियासत में एक और चिट्ठी पर भी घमासान तेज हो गया है। ट्रांसफर और पोस्टिंग पर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की इस चिट्ठी का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाए हैं और दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उन पर पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अभी थोड़ी देर पहले मुख्य गृह सचिव से शिकायत की है, वो पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी है और गृह सचिव ने उन्हें कहा है कि वो पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे और आगे का जो भी फैसला होगा करेंगे। देखिए, अगर एलओपी साहब दिल्ली पहुंच गए हैं महाराष्ट्र की शिकायत लेके, तो मुझे लगता है आ जाने दो। दिल्ली में दरबार अगर लगाना चाहते हैं तो लगाने दीजिए। गृह सचिव महोदय अगर किसी बात की इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी करने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की और एनसीपी की तरफ से जो बयान दिया गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, उसको खारिज किया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। राउत साहब जो भी मांग करें, उनकी सरकार है, उनके अफसर है, घर की बात है, दिल्ली उनकी घर की बात है ना, तो करने दीजिए, हमें क्या तकलीफ है। विवेक हमारे साथ मौजूद है और विवेक देखिए, एक के बाद एक जो है वार महाराष्ट्र सरकार पर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार हालांकि पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इससे पार पाया जाए, लेकिन समस्या यहां बड़ी है। कैसे पार पाएगी महाराष्ट्र सरकार? देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार लगातार घिरते नजर आ रही है। पहले परमवीर सिंह का मामला आया था, उसके बाद बीजेपी ने एलिगेशन लगाया कि फोन टेपिंग का भी मामला सामने आया है, उसकी भी जांच बीजेपी मांग कर रही है कि आखिरकार फोन टेपिंग किस किस के हुए हैं, किस किस के नहीं हुए हैं। उसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा 6.3 GB डेटा का फोन टेपिंग लेके बाकायदा वो होम सेक्रेटरी से मिलते हैं और सारे सबूत देते हैं कि फोन टेपिंग से ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो पुलिस की जो आईपीएस ट्रांसफर है वो पैसे लेकर सरकार करती है।
तो लगातार एक के बाद एक मामले महाराष्ट्र सरकार के मुश्किल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीजेपी के पास एक मुद्दा मिल गया, बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसकी वजह से वो लगातार महाराष्ट्र जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उसको लगातार घेरती जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी के जितने तमाम बड़े नेता हैं आज वो गवर्नर से मिले जा रहे हैं और जो करप्शन का मामला है और जो अनिल देशमुख को जो आरोप लगे हैं उसको वो गवर्नर से मीटिंग करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ परमवीर सिंह की जो रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है, सबकी नजरें आज दोपहर 12 बजे के आसपास होंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमवीर सिंह की रिट पिटीशन एक्सेप्ट करता है तो अर्पिता आप समझ लीजिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है, खासकर अनिल देशमुख के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिट पिटीशन एक्सेप्ट होती है और कोई जांच होने के बाद या फिर जांच के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है तो समझिए बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए जहां एक तरफ वो गवर्नर से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि परमवीर सिंह की रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। ठीक है सर, रहिए आप साथ। देखिए, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिनमें सबसे ज्यादा 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया है। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला किया गया और इनमें सबसे ज्यादा अगर कहें तो 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। अब ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। आखिरकार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आखिरकार ये तबादले क्यों? देखिए, ये तबादला सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि करीब 85 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 65 अकेले क्राइम ब्रांच से हैं। पुलिस अधिकारियों के अभी तक मुखिया रहे परमवीर सिंह, तो यानी अब तक जो तबादले पिछले 1 साल में 1.5 साल में जो क्राइम ब्रांच के भीतर लोग आए हैं पुलिस अधिकारी, सरकार मानती है कि वो सभी वो मैक्सिमम अधिकारी पुलिस अधिकारी कहीं न कहीं परमवीर सिंह से रिलेटेड अधिकारी हैं और परमवीर सिंह ने लाए हैं। सरकार जिस तरीके से सारे मामलों को डिफेंस कर रही है, सरकार उसे लगता है कि अगर ये अधिकारी जिनको परमवीर सिंह ने रिकमेंड किया है, क्योंकि सरकार के पास और डीजी के पास सारे रिकमेंडेशन की लिस्ट है, अगर जिसको भी रिकमेंड किया हुआ है वो सारे लोग सरकार की जांच में और सरकार जिस तरीके डिफेंस कर रही है उसमें रोड़ा बन सकते हैं। और उसी के बीच में करीब इतने बड़े लेवल पे अगर पुलिस अधिकारियों का तबादला होता है क्राइम ब्रांच के 65, क्योंकि जो लोग जिनकी चैट भी परमवीर सिंह ने दिखाई थी वो सभी लोग भी क्राइम ब्रांच से जुड़े लोग थे। यानी साफ है कि सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि आने वाले समय में कोई इस तरीके की चैट और भी रिवील हो और उसके बाद फिर सरकार के लिए उसको डिफेंस करना मुश्किल हो। इसलिए सरकार ने रातों रात करीब 85 से अधिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए, जिसमें अकेले 65 अधिकारी क्राइम ब्रांच से थे। अर्पिता। ठीक है अभिषेक, रहिए आप जरा साथ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर बंगाल के चुनावी रण में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी रैली करेंगे। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि कांथी में होने वाली पीएम की इस रैली में शुवेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी पीएम के मंच पर नजर आ सकते हैं। बंगाल के बाद पीएम मोदी की असम के लखीमपुर और दरांग में भी चुनावी रैली है। तो पीएम का मिशन बंगाल जो है वो देखिए शुरू हो चुका है और इस बार जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि टीएमसी सांसद दिवेंदु अधिकारी जो कि शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं वो भी मंच में हो सकते हैं, यानी वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी पीएम के मंच पर नजर आ सकते हैं। तो बंगाल के बाद पीएम मोदी की असम के लखीमपुर और दरांग में भी चुनावी रैली है। तो पूरी तरीके से कमर बीजेपी ने कस ली है। 11 बजे ये दरअसल बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी रैली होगी। 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त कांथी विधानसभा में पहुंच सकते हैं
यहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मैं इस वक्त उसी ग्राउंड में मौजूद हूँ, कांती के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं पहुंचते बल्कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को एक बड़ा क्राउड पुलर बोला जाता है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक है बीजेपी के। और देखिए मंच पूरी तरीके से तैयार है, जो स्थानीय नेता हैं इस वक्त मंच पर बैठ चुके हैं। आप अगर पूर्वी मिदनापुर की बात करूं और तो यहाँ पर कुल 16 विधानसभाएं हैं, इनमें से 15 विधानसभाओं पर टीएमसी का कब्जा है और एक पर लेफ्ट का कब्जा है। और वहीं कांती विधानसभा की बात करूं तो इसी विधानसभा में अधिकारी परिवार का घर है, यही अधिकारी परिवार रहता है। शुभेंदु अधिकारी, देवेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, तीनों लोगों का जो घर है पूरे अधिकारी परिवार यहीं पर कांती विधानसभा में रहता है। और कांती विधानसभा के बगल वाली जो सीट है वो नंदीग्राम है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने होंगे। तो पहले ये टीएमसी का गढ़ था, लेकिन जैसे ही अधिकारी परिवार शुभेंदु अधिकारी, देवेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से ये ग्राउंड, ये कांती विधानसभा और पूर्वी मिदनापुर का जो ये पूरा इलाका है, ये अब बीजेपी के गढ़ में तब्दील होता हुआ यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे के बाद कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं और भारी तादाद में, हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, स्थानीय लोग यहाँ पर इस जनसभा में पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कांती। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बवाल भी बढ़ता जा रहा है। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर हमला हुआ, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। इससे पहले वहीं बीरभूम में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला हुआ, जिसका आरोप भी टीएमसी पर लगा। ऐसी ही तस्वीरें बंगाल के दूसरे जिलों से भी आई। 22 मार्च को आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए, जबकि कल भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। चुनाव के समय ये आतंक का माहौल सारे बंगाल में है और यहाँ पर ही आतंक का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात और नज़र करने वाली है कि कल ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री की आने की सूचना थी, तो कहीं न कहीं इस घटना को हम लोग माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा था उसके ठीक पहले घटना घटी। कहीं न कहीं हम लोग इसमें राजनीतिक गंध देख रहे हैं और हमें लगता है कि गृह मंत्री जी के दौरे को क्या कहूँ, सफल ना हो या रद्द हो जाए, इसी उद्देश्य से ये किया गया है। तो कई जगहों से फायरिंग की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। यानी बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बवाल भी बढ़ता दिख रहा है। आसनसोल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। इससे पहले वहीं बीरभूम में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला हुआ, जिसका आरोप भी टीएमसी पर लगा। ऐसी ही तस्वीरें बंगाल के दूसरे जिलों से भी आई। 22 मार्च को आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए, जबकि कल भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बंगाल में बीरभूम में इस बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि रात के अंधेरे में करीब 50 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कार्यालय के अंदर प्रवेश कर वहां जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, वहां रखे भाजपा के बैनर पोस्टर को भी फाड़कर फेंक दिया। घटना की सूचना सिवड़ी थाना पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए असम के लिए 10 बड़े वादों का ऐलान किया। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मेगा प्लानिंग। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह का दम। तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। मेरे साथ मुट्ठी बींची और बोलिए, भारत माता की।
असम में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई है। दोनों राज्यों में जीत की रणभेरी फूंकने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सबसे पहले जिक्र करते हैं असम विधानसभा चुनाव का, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। खास बात यह कि पार्टी ने इस बार असम विजय के लिए 10 अहम मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में रखा है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मिशन ब्रह्मपुत्र योजना के तहत बाढ़ की समस्या को रोकने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए वैज्ञानिक तरीकों के उपाय निकाले जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 30 लाख परिवारों को अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे और सभी नामघरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए जेपी नड्डा ने ऐलान करते हुए कहा कि 8वीं से ऊपर की बालिकाओं को साइकिल दी जाएगी। जेपी नड्डा ने दावा किया कि असम में सही एनआरसी के लिए काम किया जाएगा। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करें। इसके अलावा जेपी नड्डा ने दावा किया कि असम में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हदबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। नड्डा ने कहा, असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए असम आहार योजना चलाई जाएगी। इसके लिए माइक्रो और मैक्रो लेवल पर प्लानिंग की जाएगी। युवाओं को नौकरी के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख निजी कंपनियों में नौकरियां निकाली जाएंगी। उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित वातावरण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि सभी नागरिकों को जमीनी हक दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनकी भी मिल्कियत दिलाई जाएगी। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है, और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है। अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से इसी मुद्दे पर जब न्यूज 18 इंडिया टीम ने बात की तो उन्होंने जहां वादों को पूरा करने का दावा किया, वहीं कांग्रेस पर भी हमला किया। कांग्रेस तो जो भी दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा झूठा वादा करते हैं। वो कभी भी जीवन में वादा को निष्ठा से नहीं निभाया, लेकिन बीजेपी वादा निभाने के सिलसिले में प्रतिबद्ध है और हम लोगों ने उसी हिसाब से काम किया। इसलिए जनता हमें स्वीकार किया, जनता ने हमें काफी आदर दिया, स्नेह दिया, समर्थन दिया और अगले चुनाव में भी समर्थन देंगे, ये स्पष्ट है। और हमने जो वादा किया उसको लेटर स्पिरिट हम उसको पूरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ने भी एक रैली को संबोधित किया। जय श्री राम के नारों और लोगों की भारी भीड़ के बीच अमित शाह ने बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को लेकर बड़ा हमला बोला। बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज, टोल मनी चाहते हो, ये टोल बाजों को चाहते हो, ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर ठहरी। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि कैसे केंद्र सरकार की स्कीमों को ममता बनर्जी की सरकार ने स्कैम में बदल दिया।
साथ ही उन्होंने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठ पर सख्ती से निपटा जाएगा। श्री मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है। योजनाओं को अंग्रेजी में स्कीम कहते हैं। स्कीम क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। स्कैम बनाए। इसके इतर अमित शाह ने सुंदरबन में एम्स बनवाने का भी दावा किया। मित्रों, पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए हम डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुंदरवन, दीदी ने सुंदरवन को बहुत अन्याय किया है। मैंने अभी घोषणा पत्र घोषित किया, उसमें लिखा है कि हम सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर सुंदरवन को बंगाल में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए। इतना ही नहीं, अमित शाह ने दावा किया कि अम्फान तूफान के दौरान भेजा गया करोड़ों का जो रुपया बंगाल की जनता को मिलना चाहिए था, वो लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। मोदी जी पैसा तो बहुत भेज रहे हैं। अम्फान आया था ना? आया था ना भाई? आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा। कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है। भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई। विधानसभा चुनाव के इस रण में ये आखिरी दौर के मुकाबले का वक्त है। यही वजह है कि पार्टियां विरोधियों पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। यंग जीनियस यानी वो बच्चे जो उम्र के मोहताज नहीं है, जिनमें दम है, हुनर है, कुछ अलग कर गुजरने का अनोखा जज्बा है। इन बच्चों ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े नहीं कर सके, चाहे दिमागी कमाल हो, पढ़ाई हो, खेल हो या आविष्कार या फिर नृत्य, संगीत और समाज सुधार। ऐसे 21 बच्चों का सफर हमने जनवरी से अब तक आपको दिखाया। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, बायजूस यंग जीनियस का वो शो जिसमें इन बच्चों के अनोखे पहलू, अनुभव और करिश्मे दिखेंगे। आ रही है यंग जीनियस की ये ब्रिगेड, एक साथ 27 मार्च शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो, उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। अरे वाह। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते, वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़ें, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है।
ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सकें, मिसाल बन सकें और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू 27 मार्च को शाम 7 बजे जरूर देखें।